नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार शर्मा। इस विशेष कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक ऐसे युवा कवि से जो जीवन की बात करता है, प्रकृति की बात करता है, समाज के प्रति संवेदना व्यक्त करता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं युवा कवि गणेश गनी की, जो हिमाचल प्रदेश की सुरम्य वादियों में रहते हैं। संसद टीवी की टीम इस वक्त कुल्लू में है और कुल्लू की सुंदर वादियों में गणेश गनी अपनी रचना प्रक्रिया को लगातार करते रहते हैं और एक शिक्षक के तौर पे, एक प्रधानाचार्य के तौर पर भी अपने छात्रों को वो कवि, कविता और प्रकृति के बारे में सिखा रहे हैं। इस वक्त गणेश गनी जी हमारे साथ हैं। गणेश गनी जी, आपका संसद टीवी के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत आभार सर, बहुत आभार। हम आपसे साहित्य की बात करेंगे, कविताओं की बात करेंगे जो आपने लिखी हैं, और उन पुस्तकों की भी बात करें जो आपने लिखी है जी। पर उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई और क्या कुछ कर रहे हैं आप जीवन में? मैं एक्चुअली कुल्लू में हम लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन मूलतः मैं पांगी घाटी से हूँ, जो चंबा ज़िला का एक तहसील है। और यदि आप लाहौल स्पीति से आगे जाएँ तो पांगी आरंभ होता है और उसकी जो सीमा है वो जम्मू कश्मीर से लगती है। तो मेरी जो आरंभिक मेरा पैदाइश पांगी घाटी में हुई है और मेरा गांव शौर है। और मेरी जो आरंभिक शिक्षा हुई है वो लाहौल स्पीति से हुई है, पहली दूसरी कक्षा तक। उसके बाद मैंने प्राथमिक शिक्षा जो है अपने गांव शौर से की। फिर 6-7 भी पांगी घाटी से हुई। और उसके बाद 85 में हमें पिताजी ने चंबा भेजा, चंबा जिला मुख्यालय में, और वहाँ से मैंने +2 और ग्रेजुएशन किया। उसके बाद हम लोग चंडीगढ़ गए और चंडीगढ़ के पंजाब विश्वविद्यालय से मैंने वहाँ से भूगोल में MA किया और MBA किया। तो इस तरह से ये जीवन आगे बढ़ा। उसके बाद कुछ निजी क्षेत्र में कार्य किया और फिर उसके बाद 2005 के बाद लगभग हम कुल्लू में रहते हैं। जी, और आप एक अच्छा स्कूल भी चलाते हैं जो अपने आप में प्रकृति की सुरम्य वादियों के बीच में है। उस पर हम आपसे बातचीत करेंगे। अब आपके लेखन पे आते हैं। आप कवि हैं और मूल रूप से संवेदनशील कवि हैं। आप प्रकृति पे बहुत लिखते हैं और आप जीवन के प्रति जो पॉजिटिव दृष्टिकोण है उस पर बहुत लिखते हैं। तो आपके लिए कविता क्या है? क्योंकि कविता से आपका प्रेम है और वो पुस्तकों में और आपकी कविताओं में, आपके काव्य संग्रह में झलकता है। वास्तव में जैसा कि आपने पहले भी पूछा, मैं आदिवासी इलाके से संबंध रखता हूं और पांगी घाटी और लाहौल स्पीति के स्थानों में मेरा बचपन बीता है। तो इसीलिए वहाँ के जो पहाड़ है, बर्फ़ है, नदी है, वहाँ की वनस्पति है, ये सभी और लोग वहाँ का, ये मेरी कविताओं में आता है। और इसी कारण से जो है मैं कविताओं में उन दृश्यों को लाता हूँ, स्थानीयता के हिसाब से भी और वहाँ के लोग को भी। लेकिन जैसा आपने पूछा कि कविता मेरे लिए क्या है, कविता वास्तव में मेरे लिए एक अभिव्यक्ति का साधन है। जैसे कुछ बातें हम लोग अभिव्यक्त नहीं कर सकते, तो मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण जो है कविता है, जिससे कि हम अपनी बात समाज तक पहुंचा सकते हैं और हम अपने आप को अभिव्यक्त कर सकते हैं। तो इसीलिए कविता मैं लिखता हूं और कविताएं बहुत पढ़ता हूं। हालांकि साहित्य की मैं सारी विधाएं पढ़ता हूं, मैंने कहानियाँ भी पढ़ रखी हैं, और लेकिन मैं लिखता कविताएं हूं और कविताओं के ऊपर मैं संवाद करता हूं, टिप्पणियाँ करता हूं। जी, गणेश गनी जी, क्योंकि आप हिमाचल प्रदेश की संस्कृति पे, यहाँ के जीवन से गहरे जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप यहीं के मूल निवासी हैं और आप पहाड़ और जो पहाड़ वासियों की जो पीड़ा है, जो संवेदना है, वो भी उसमें स्पष्ट रूप से झलकती है। ये आपका अनुभव है, क्योंकि आप छोटी सी जो एक बात, बहुत जो मानवीय संवेदना है उसको अभिव्यक्त करते हैं अपनी कविताओं में, उसमें झलकता है वो। और जो पहाड़ जो है, क्या ऊंचे हैं और एकाकी भी हैं? हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने किया पवन जी। वास्तव में जो पहाड़ के लोग हैं और जो हमारा पहले का जीवन था, जब जैसे पांगी घाटी की अगर मैं बात करूं, तो पांगी घाटी में तो ना तो कोई ट्रांसपोर्ट था, सड़कें नहीं थी, टेलीफोन नहीं था, टेलीविज़न नहीं था, केवल एक साधन था रेडियो। तो उन दिनों का अगर मैं बात करूं तो पूरी तरह से वो घाटी, लाहौल स्पीति और पांगी घाटी कटी होती थी शेष विश्व से। तो जो समस्याएं आती थीं, उन समस्याओं को हमने बड़ा सायास लिया, बड़े सहज तरीके से। हमें तो सुविधाओं का मतलब ही नहीं था। अभी जब आप सुविधाओं को समस्याओं के साथ कंपेयर करेंगे तो लगता है कि अच्छा हमारी समस्याएं हैं, लेकिन हम लोगों ने, जो आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं, उन्होंने कभी समस्याओं को रोना नहीं रोया। उनको लगता था कि यही जीवन है। तो जितने भी वो जिसके आप जो परिश्रम है, संघर्ष है, जो पीड़ाएं हैं, जिनको आप सोचते हैं कि, और बहुत सारे लोग
अपने आप को चाहे साहित्य के क्षेत्र में हो चाहे किसी और क्षेत्र में हो, विक्टिम घोषित करने की कोशिश करते हैं कि हमारा संघर्ष बहुत बड़ा था। लेकिन हम लोगों ने, खासकर मैं अपनी अगर बात करूं, तो कभी भी ये रोना नहीं रोया और हमें वो जीवन हमने जिस तरह से जिया सहज रूप में, हमें कभी वो मुश्किल लगी ही नहीं। गणेश गनी जी, जो आपका काव्य संग्रह है और जो आपका साहित्य संसार है आपका, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। कितने कविता संग्रह आए और कितने किस किस विधा में आप लिख चुके हैं? मेरी 6 किताबें आई हुई हैं। जो सबसे पहली किताब मेरी आई थी वो है किस्से चलते हैं बिल्ली के पाँव पर, लेकिन वो कविताओं के ऊपर टिप्पणियाँ थी। वो एक साहित्य संवाद था जिसमें कि देश भर के 50 कवियों के ऊपर मैंने टिप्पणी की थी, और ये 2018 में आई थी। और 2019 में मेरा पहला कविता संग्रह आया, और वो था, उसका नाम है वे सांप सीढ़ी नहीं खेलता। और उसके बाद फिर मेरी 3 अन्य साहित्य संवाद की पुस्तकें आई जो कविताओं पर टिप्पणियाँ थी देश भर के कवियों की। और उसके बाद 2022 में एक और संग्रह आया, थोड़ा समय निकाल लेना। तो ये 2 काव्य संग्रह हैं और 4 पुस्तकें जो है वो है साहित्य संवाद, जिसमें कि मेरी मतलब टिप्पणियाँ हैं कविताओं पर। तो जो आपकी पसंदीदा कविताएं हैं उसके लिए भी आप थोड़ा समय निकाल दें और हमारे को ज़रूर बताएं। 1-2 कविताएं हमारे सामने ज़रूर पेश करें ताकि वो हमारे दर्शकों तक पहुंचे। आप क्या कहना चाहते हैं उन कविताओं के माध्यम से? मैं आपके सामने एक जो मेरा पहला काव्य संग्रह है वह सांप सीढ़ी नहीं खेलता, इसमें से एक आपको आपके दर्शकों के लिए कविता सुनाना चाहता हूँ। वह जब चुप रहता है, वह जब चुप रहता है, उसके चेहरे पर उस वक्त चांद आराम कर रहा होता है। वह जब हंसता है, उसकी आंखों से तितलियां उड़ रही होती हैं। वह जब जब रूठता है, ऋतु बदल जाती है तब तब। जब लगता है कि वह कुछ नहीं कर रहा, दरअसल तब वो इंद्रधनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के बारे सोच रहा होता है। उसका खेतों में टहलना अजीब है, वह पेड़ों से बातें करता है, पत्तों से हरियाली मांगकर जेबें भरता है, फूलों को मशवरा देता है, उसके अपने खेल हैं। वह सांप सीढ़ी नहीं खेलता और ना ही शिकार। वे कागज़ के, जब लगता है कि वह कागज़ के जहाज़ उड़ा रहा है, उस क्षण वह हवा में जाकर घूमती पृथ्वी को निहार रहा होता है। बहुत सुंदर गणेश जी, बहुत सुंदर। धन्यवाद। प्रकृति और जीवन दोनों हैं इसमें। आप जब रचना क्रिया करते हैं कविताओं की, तो क्या रचना क्रिया रहती है आपकी? और रूपकों और प्रतीकों का आप उस पर बहुत सारा इस्तेमाल करते हैं, उसकी गहरे अर्थ हैं। रचना प्रक्रिया के बारे में आप बताएं कि कहाँ से शुरू होता है और किस तरह से कविता जो है इतनी पुस्तकों के रूप में सामने आती है? दरअसल मैं स्मृतियों में बहुत जाता हूँ, हालांकि स्मृतियों में जाने के बाद लौटना थोड़ा मुश्किल होता है, और जिसे आप नॉस्टैल्जिया भी कह सकते हैं। तो जितनी भी मेरी बचपन की स्मृतियाँ हैं, मैं उन्हीं स्मृतियों के माध्यम से अपनी बात कहता हूँ, और जो भी समाज में विषय हैं उन विषयों को मैं उठाता हूँ। लेकिन मैं उन विषयों को जस का तस नहीं उठाता हूँ, उन विषयों के पृष्ठभूमि में क्या घट रहा है उसकी बात करता हूँ, और उसमें उन विषयों के अतीत में जानने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वर्तमान में विषय तो है ही हैं, लेकिन फिर मैं साथ में ये भी देखता हूँ कि भविष्य में क्या हो सकता है। और मुझे ये लगता है कि यदि जो भी व्यक्ति इन कविताओं को पढ़े तो उसे ये कविताएं अपनी लगनी चाहिए। जैसे कि एक ये विदेशी कवि हुए हैं ओक्टावियो पाज, उन्होंने कहा है कि कविता उस कवि का अवसान चाहती है जिसने उसे लिखा, और उस कवि का जन्म जिसने उसे पढ़ा। जी, कितनी सुंदर बात, कितनी गहरी बात वो लिखते हैं। आप, क्योंकि एक कवि है, किसी से सीखता है, कुछ लेखकों का, कवियों का आपके ऊपर भी प्रभाव रहा होगा। तो कवि गणेश गनी जो हैं, जो बने हैं और जो अपनी अंतर्मन की चीज़ों को लिख रहे हैं, उनके ऊपर किन कवियों और लेखकों का प्रभाव है? एक कहें तो रोल मॉडल के तौर पर कवि गणेश गनी जी किन को देखते हैं साहित्य संसार में? पवन जी, जब मैं साहित्य के क्षेत्र में गंभीरता से आया तो उस वक्त तक मैंने बहुत कम पढ़ा था, क्योंकि मेरी जो पढ़ाई है वो 10वीं तक मैंने हिंदी पढ़ी है। उसके बाद हिंदी मेरा विषय नहीं रहा, तो हिंदी के जो बारीकियां हैं वो तो मैं नहीं जानता था। लेकिन पढ़ते पढ़ते मैंने कुछ लिखना भी शुरू किया। तो शुरुआती दौर में मैंने कबीर को भी पढ़ा है। अगर आप भक्ति काल की बात करें, कबीर हों, फरीद हों, ये सारा जो सिलसिला था ये लिखने के साथ साथ चलता रहा। और जो छायावादी कवि हैं उनको भी मैंने पढ़ा हुआ है, और आधुनिक कवियों को भी। तो इस तरह से ये आगे बढ़ता रहा। और कविता के साथ साथ मैंने कहानियाँ भी बहुत पढ़ी हैं।
कहानियाँ मुझे विजय दान देथा की कहानियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। उसमें उदय प्रकाश हों, उनकी कहानियाँ पढ़ी हैं, अमरकांत, मुंशी प्रेमचंद, शेखर जोशी, इस तरह के कहानीकारों को भी मैंने बहुत पढ़ा है। और जहाँ तक हिमाचल की बात है, हिमाचल में भी कविता के क्षेत्र में जो है वो कुमार कृष्ण जी बहुत अच्छा लिख रहे हैं, बड़े वरिष्ठ कवि हैं। और उनके साथ साथ बहुत सारे पुराने और नए कवि हैं जो लिखते हैं, जिनको मैं पढ़ता रहता हूँ। और ये पुराने कवियों में जिनकी हम बात करें तो मैंने गोरख पांडे, पाश और धूमिल की कविताएं मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, उन्हें मैं पढ़ता हूँ। और तो इसके अलावा भी जो आजकल जो युवा लिख रहे हैं, लगभग मैं सोशल मीडिया के माध्यम से सभी को पढ़ता हूँ। साहित्य समाज का अगर आईना है तो साहित्य समाज के बीच में जो है वो संबंध भी है, और वो बड़ा गहरा संबंध है। तो आपकी कविताओं में भी सामाजिक मुद्दे रहते हैं, जैसा आपने कहा कि आप संवेदनशील रहे हैं और जो पांगी घाटी की समस्याएं थी वो आप अभिव्यक्त करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे साहित्य और समाज के संबंध के बारे में? देखिए, साहित्य समाज का आईना है, और जब हम साहित्य रचते हैं तो उसमें समाज की घटनाएं तो आती हैं। और साहित्य में लगभग अगर हम देखें तो उस वक्त की जो घटनाएं हैं वो तो दर्ज होती हैं। तो इसलिए समाज में जो है वो साहित्यकार का बहुत बड़ी भूमिका है। और साहित्य रचते, चाहे वो कविता हो, कहानी हो, नाटक हो, उपन्यास हो, इसके माध्यम से लेखक जो है वो समाज के जो मुद्दे हैं उनको आगे लाता है, उसके ऊपर लिखता है। तो ये एक ऐसा माध्यम है जिससे कि साहित्यकार अपनी बात रखता है। और वास्तव में जिन लोगों के लिए साहित्य लिखा जाता है, ये बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मजदूर, किसान के लिए आप कविता लिखते हैं, या जो अपना समाज का जो दबा कुचला वर्ग है उसके लिए आप कविताएं या कहानियाँ लिखते हैं, तो क्या वो लोग पढ़ते होंगे? तो दरअसल ये उनके लिए नहीं होता है पवन जी। ये साहित्य उनके लिए होता है जो समाज में बदलाव लाना चाहते हैं, ताकि साहित्य को पढ़कर उनकी ऊर्जा और बढ़े और वो समाज में क्रांतिकारी बदलाव ला सकें। जी, तो इस तरह ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ऐसा मुझे लगता है। जी। देश में बहुत सारे युवा कवि उभर रहे हैं, बहुत साहित्यकार भी हैं, और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आप भी सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं। पर सबकी इच्छा रहती है कि मूल लेखन हो और सही लेखन हो, कि वो कॉपी पेस्ट लेखन ना हो। वर्तमान स्थिति में जो रचना हो रही है, युवा कवि सामने आ रहे हैं, एक भारत में और प्रादेशिक स्तर पे भी जो आ रहे हैं, आप उसको कैसे देखते हैं कि जो युवा रच रहे हैं वो कैसा रच रहे हैं, और उनके जो विधा है उस विषय में वो कितना गहरे से लिख रहे हैं? सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जो अपनी बात रखने में बहुत सक्षम है, और मुझे लगता है कि इस माध्यम को हमें बहुत ही पॉजिटिव तरीके से यूज़ करना चाहिए और समाज में एक बेहतरीन संदेश जाए, ताकि युवा जो है वो आज के समय में बहुत भटका हुआ है, वो सही रास्ते पर आए। पाब्लो नेरुदा ने एक बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा है कि यदि आप मुझसे पूछें कि मेरी कविता कैसी है, तो मैं कहूँगा कि मैं नहीं जानता। यदि आप कविता से पूछें तो वो ज़रूर बताएगी कि मैं कौन हूँ। तो जो लोग ये कॉपी पेस्ट की बात करते हैं बहुत जल्दी पकड़े जाते हैं। वो अब तो AI का ज़माना आ गया है, आप वहाँ से कुछ भी चीज़ें ला सकते हैं, लेकिन आप मौलिकता कहाँ से लाएंगे? आप जो आज ये दृश्य देख रहे हैं कुल्लू में बैठकर, ये आप कहाँ से लाएंगे? और अगर मैं पांगी घाटी की बात कर रहा हूँ, या लाहौल की बात कर रहा हूँ, या अपने आदिवासी इलाके की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ के जो मौलिकता है वो कहाँ से आएगी? तो इसलिए यदि आप अपनी कविताओं में, रचनाओं में मौलिकता लाएंगे, स्थानीय मुद्दों को उठाएंगे, स्थानीय जो आपके मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं और स्थानीयता है, उसको अगर आप उभार कर लाएंगे, तो कुदरती बात है कि आपको पाठक पसंद करेंगे और आप दूसरों से अलग भी पहचाने जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। और जो युवा लोग हैं उन्हें इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए, लिखने से अधिक महत्वपूर्ण पढ़ना है। देश में बहुत कुछ लिखा जा रहा है, बहुत बड़े बड़े साहित्यकार हैं पूरे विश्व में, तो यदि हम उनको पढ़ें तो हमें लगता है कि हमारा लिखा तो व्यर्थ है, हम शायद जो लिखना चाहते हैं वो भी छोड़ देंगे, क्योंकि हमसे बेहतरीन बहुत अच्छा लिखा जा चुका है। और हिंदुस्तान में भी चाहे वो संस्कृत साहित्य हो, चाहे हिंदी साहित्य हो, इसमें बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें आपके पास हैं। तो अगर हम पढ़ेंगे तो हम अपने आप को समृद्ध करेंगे। और पढ़ना जो है, लिखना जो है, जैसे गोरख पांडे ने एक बात कही है, या उन्होंने कहा है कि जो है ये कविता हमें और अधिक मनुष्य बनाती है, तो इसलिए पढ़ना भी बड़ा ज़रूरी है। जी, आपने जैसा कहा कि पढ़ना चाहिए, और पढ़ने के बाद आपने लिखा भी बहुत कुछ है। एक दो और रचना आपकी जो हो, विशिष्ट रचना जिसको आप दर्शकों के सामने लाना चाहते हो, वो ज़रूर हमारे दर्शकों के लिए आप पढ़ें। जी, मेरा दूसरा संग्रह जिसकी मैंने बात की, थोड़ा समय निकाल लेना,
इसकी मैं आपके सामने एक कविता रखना चाहता हूँ। थोड़ा समय निकाल लेना, थोड़ा समय ज़रूर निकाल लेना, किसी रोज़ गला सूखने से पहले नदी को शुभकामनाएं दे आना। शहद से मिठास बनी रहे जीभ पर, किसी मधुमक्खी के परों को सहला आना। जंगल और जीवन की मित्रता में ना पड़े कभी कोई गांठ, कि पृथ्वी की हथेलियों में रखे किसी वृक्ष के पैर छू आना। जताना आभार धूप का, सर्दियों की किसी गुनगुनी दोपहरी में, और चांद से पूर्णिमा की रात हाथ उठाकर प्रार्थना कर आना पूरे मन से, कि असर अमावस की रात तक रहे। हवा का ऋण चुकाया नहीं जा सकता, कि एक लंबी गहरी सांस लेकर वायुमंडल में मस्तिष्क झुका आना। दुआएं देने से पहले बताना उसे इस तरह से, कि कहाँ अनजान हूँ उसके प्रेम की हद से, जो कभी कहीं ही नहीं जा सकी लौटते हुए। उस बात को सोचकर फिर बेहिसाब खुश हो लेना, बस केवल एक सुबह से शाम तक का सारा समय उसे दे आना। चढ़ाई शुरू करना एक बिहान किसी पहाड़ी पर, और गोधूली में मुड़ आना। तलहटी में जहाँ से पहाड़ी आरंभ होती है, ठीक उस रेखा का स्पर्श बता देगा पहाड़ जैसे जीवन का रहस्य। बस घुटनों के बल झुककर माथा टेक आना। बन जाना किसी दिन अचानक से मिली एक अनजान शव यात्रा का हिस्सा, चुपके से कंधा दे आना और फिर हो जाना गुम। जीवन और मृत्यु के वजन का हिसाब लगा लेना, इतना भर समय निकाल लेना कि जब शमशान आराम कर रहा होगा, ठीक उस वक्त आसपास एक दो पौधे रोप आना। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और उसके लिए भी समय निकाल लेना आप, बहुत कि आप जीवन और मृत्यु की कितनी गहरी बात आपने कही है। गणेश गनी जी, आप क्योंकि साहित्य संसार में हैं और आप काम कर रहे हैं, और साहित्य संसार में बहुत राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे लोग और भी काम कर रहे हैं, पर देखा कि मैंने देखा कि जो कवि हैं, जो साहित्यकार हैं, आपस में भिड़ते भी बहुत हैं, और वो इतने भिड़ते हैं कि वो कई बार ऐसा लगता है कि वो क्या हो रहा है ये, अगर साहित्य के लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो ऐसा कैसे होता है। आपकी क्या व्यक्तिगत टिप्पणी इस पर? देखिए, मुझे लगता है कि ये बहुत ख़राब बात है, और इसे मैं अच्छा नहीं मानता हूँ, क्योंकि साहित्यकार आपस में, एक्चुअली ये साहित्य की राजनीति होती है। जो देश में राजनीति है, साहित्य के भीतर भी ऐसी राजनीति है, और अलग अलग संगठन बने हुए हैं। पुरस्कार की राजनीति, प्रकाशन की राजनीति, और विदेश यात्राओं की राजनीति। तो इसके कारण जो है ना, ये अलगाव पैदा होता है, और ये इससे जो है वो साहित्यकारों की छवि भी खराब होती है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो चुपचाप लिखने वाले लोग हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। देश भर में हिंदी साहित्य में और अन्य भाषाओं के साहित्य में बहुत अच्छा भी लिखा जा रहा है, बहुत ही बेहतरीन भी लिखा जा रहा है। लेकिन ये जो साहित्य की राजनीति है हमारे देश की, ये हमारे साहित्य को विश्व स्तर पर ले जाने में असमर्थ है। वरना क्या कोई यहाँ का नोबेल पुरस्कार भारत के साहित्यकार को नहीं मिल सकता था? मिल सकता था। जो नोबेल पुरस्कार जिनको मिले हैं साहित्य में विदेशों में, उनके साहित्य को और आप भारत के साहित्यकारों के साहित्य को पढ़ेंगे, जो बेहतरीन लोग हैं हमारे क्लासिक साहित्य को, तो आप खुद हैरान होंगे कि इन पुस्तकों को क्यों नहीं नोबेल पुरस्कार मिला। तो इसलिए ये जो राजनीति है, ये सोशल मीडिया में आने से थोड़ा ज़्यादा हो गई है, पर मुझे लगता है कि पवन जी, ये बहुत जल्दी ख़त्म भी हो जाएगी। बहुत ज़्यादा भिड़ते हैं लोग, और कुछ देर बाद वो शांत भी हो जाते हैं, लेकिन अंत में फिर वही बात है कि जो लिखेगा, जो रचेगा, वही बचेगा। जी, गणेश गनी जी, आपसे अंतिम सवाल यही, हर एक जो व्यक्ति है, चाहे आप तो संवेदनशील कवि हैं, आप शिक्षक भी हैं, प्रधानाचार्य भी हैं, और आप छात्रों के जरिए समाज को दे भी रहे हैं बहुत कुछ। उनका एक फ़लसफ़ा रहता है जीवन का। जीवन का फ़लसफ़ा, एक मोटो है, ये करूँगा और ये ज़रूर करूँगा, ये इस पथ पर चलना है आगे। कवि गणेश गनी का क्या फ़लसफ़ा है जीवन का? मुझे जो अब तक का ये अनुभव हुआ है, मुझे लगता है कि जीवन में एक मिशन लेकर चलना चाहिए। जैसा आपने देखा कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में हूँ, लेकिन मैंने इसे कभी प्रोफेशन नहीं माना, इसे एक मिशन के तौर पे मैं ले रहा हूँ। और जो ये व्यवसाय है, इसमें बहुत लोगों ने बड़े बड़े स्कूल चलाए हुए हैं। शहरों में तो बहुत सुविधाएं हैं, और शहरों में बहुत सारे स्कूल हैं, तो लेकिन ग्रामीण बच्चों को भी उतनी शिक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि मेरा जो पृष्ठभूमि है वो भी ग्रामीण है, और हम तो बहुत ही रिमोट के क्षेत्र से आए हैं, बहुत ही मतलब पिछले क्षेत्र से आए हैं, जो आदिवासी इलाके हैं, पांगी घाटी, वहाँ से मैं संबंध रखता हूँ। और मुझे लगा कि मैं शहर के बजाय गाँव के क्षेत्र में स्कूल खोलूँ,
और ग्रामीण बच्चों को भी वही सुविधाएं मिलें जो शहर के बच्चों को मिलती हैं। इसलिए कुल्लू का भी ये एक ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पर ये स्कूल चलाने की कोशिश की गई है। और स्कूल के पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को साहित्य, संगीत और कला की शिक्षा भी दी जाती है। खेलों में इनकी रुचि बढ़ाने के लिए हम काम करते हैं। और अभी अगर आप दिन में आए होते तो यहाँ मैं बच्चों से मिला था, तो हम लेखक छात्र संवाद भी करते हैं, क्योंकि बच्चे ही इस राष्ट्र की धरोहर हैं और बच्चों में ये सारे गुण आने चाहिए। जैसे पवन जी, आप जानते हैं कि हमारे ग्रंथों में लिखा भी है कि कला, साहित्य और संगीत विहीन मनुष्य पशु समान है, और इसलिए हमें इन बच्चों में भी ये गुण भरने चाहिए। और रही साहित्य की बात, तो मुझे लगता है कि हमें जो भी लोग लिख रहे हैं उन्हें बहुत अधिक प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उन्हीं में से बेहतरीन साहित्यकार हिंदी साहित्य को मिलें। मैं आपके सामने एक महमूद दरवेश की छोटी सी कविता को पढ़ना चाहता हूँ। उन्होंने कहा है कि युवाओं को, युवा कवि के बारे में क्या कहा है, आप सुने। युवा कवि से दरवेश लिखते हैं, हमारी आकृतियों पर ध्यान ना देना और शुरू करना हमेशा अपने ही शब्दों से, जैसे कि कविता लिखने वाले तुम पहले और अंतिम कवि हो। तो इसलिए इस तरह से यदि हम काम करें पूरे कोशिश से, तो चीज़ें बेहतर होंगी और समाज जो है वो अच्छा बनेगा, बेहतर बनेगा, ये समाज रहने लायक होगा। और एक कवि होने के नाते मैं सोचता हूँ कि हमारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, और उस जिम्मेवारी को समाज में हमें ईमानदारी से निभाना चाहिए। और आज समाज में बहुत जटिलता है, बहुत सारी परेशानियाँ हैं, बेरोज़गारी है, हमारा क्षेत्र भी नशे की चपेट में आ रहा है। तो ऐसे मामले में पत्रकारों के साथ साथ साहित्यकारों का भी बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। जैसे ब्रेख्त ने कहा है कि वे ये नहीं पूछेंगे कि वह समय अंधकार का क्यों था, वे ये पूछेंगे कि उस समय के कवि चुप क्यों थे। तो मैं सोचता हूँ कि साहित्यकारों को समय समय पर अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। हालांकि अभिव्यक्ति के खतरे तो होते ही हैं, पर हमें खतरे उठाने भी चाहिए। जी, कवि गणेश कनी जी, आप नया नया रचते रहें। आप जैसे प्रक्रिया, रचनाशील प्रक्रिया में आप हैं, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप हिमाचल प्रदेश के बड़े कवियों में शामिल हैं, आप बहुत सारा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जो युवा कवि आ रहे हैं उनके लिए भी आप मार्ग सेट कर रहे हैं। और आपका प्रकृति प्रेम, जो जीवन के प्रति आपकी दृष्टि, समाज के प्रति जो आपकी चिंता, वो सब कुछ आपके साहित्य में झलकता है। उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और आप नई रचनाएं और आपकी आएँ और आप दिग दिगांतक और विश्व में आपकी ख्याति हो, ऐसी है, क्योंकि आप हिमाचल की संवेदना को वैश्विक पटल पर रख रहे हैं। ये बहुत सुंदर बात है। आपने संसद टीवी के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार, आप आए और कुल्लू में आपका स्वागत है, आपकी पूरी टीम को और आपके दर्शकों का बहुत बहुत आभार सर। ये कवि गणेश गनी की बात आपने सुनी। वो प्रकृति, हिमाचल प्रदेश में रहते हैं वो, तो हिमाचल प्रदेश की प्रकृति के बारे में, यहाँ की पहाड़ की वेदनाओं के बारे में, यहाँ के समाज जीवन के बारे में और जीवन के प्रति बहुत कुछ वो नया रच रहे हैं। और आगे जो युवा कवि हैं उनको लिए भी वो प्रेरणा है और प्रेरणा वो दे भी रहे हैं।